Hi everyone, welcome back to the channel. This is third chapter of ADAS and this will be fourth part of our video. तीन वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ADAS की कंप्लीट रिवीजन की है. इफ यू हैव नॉट वॉच देम येट, पहले उनको जाके देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो के बेसिक्स को कवर कर पाए. इफ यू हैव डन दोज वीडियोस तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर के अंदर हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे. बट जो इसके टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल रेमेडीज कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कम किया जाए, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी आती है. अब मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. अब वो यहाँ पर हम करेंगे कवर, नो वरीज, लेकिन हम उसके डेफिनेशन पार्ट पर नहीं जाएंगे क्योंकि डेफिनेशन पार्ट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा. वो जब मनी एंड बैंकिंग यूनिट करेंगे आप उसमें वो चीज़ कवर कर पाएंगे. अभी के लिए हम उसका इम्प्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि उनसे हमें एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कैसे करना है. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज ऑफ योर सेंट्रल बैंक. स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक इट वेरी क्लियर विद यू कि कीन्स ने क्या कहा था. कीन्स सेट इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में तीन लेवल्स पे आ सकता है. कौन कौन से? एक तो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि कंट्री के अंदर, पहले एक बार डिफाइन समझते हैं. तो फुल एम्प्लॉयमेंट ये कहते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, उन सबके पास गिवन वेज रेट पे काम है. सो हमने यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ पीपल को कंसीडर किया. फर्स्ट वाज जो लोग काम कर सकते हैं, सेकंड क्या है, जो लोग काम करना चाहते भी हैं. इसका मतलब इसके अंदर हमने विलिंग एंड एबल वाले लोगों को कंसीडर किया. तो व्हाट अबाउट जो विलिंग ही नहीं है, जो खुद ही बेरोजगार रहना चाहते हैं, तो अनविलिंग लोग इस वाली कैटेगरी में नहीं आते. सेम एबल इसमें आ रहे हैं, तो जो अनेबल है या डिसेबल्ड है, क्या वो इसमें अकाउंट होंगे? नहीं होंगे. सो कभी भी क्वेश्चन आए कि क्या फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? नो. आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी देयर कैन बी सम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिनको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि इतना होना जायज़ है और आपकी इकोनॉमी में इतना तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. ठीक है. सो कीन्स सेट इक्विलिब्रियम कैन अकर एट फुल, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इवन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. तो उनके मानने के अनुसार आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तीनों सिचुएशंस पे आ सकती है. अंडर भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है. अब इक्विलिब्रियम तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी. क्या? एड इक्वल टू ए एस, थर्ड वीडियो एंड सेकंड चैप्टर, है ना. तो ये और वो क्या है, अब देखो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है. इक्विलिब्रियम तो हो चुका है, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि वो जो इक्विलिब्रियम हमारा आ रहा था एड इक्वल टू ए एस का, वो रियल इकोनॉमी में जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो क्या वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे बन रहा है, क्या वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट पे बन रहा है, या फिर वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे बन रहा है. गॉट इट. सो हम यहाँ पे भी मान के चलते हैं कि सेकंड चैप्टर में हमारा इक्विलिब्रियम आया था एडी इक्वल टू ए एस का, वो किस लेवल पर आ रहा है. इज इट कमिंग ऑन ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. सो पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना आता है कि अजम्पशन के पार्ट में हम ये मानते हैं कि ओरिजिनल इक्विलिब्रियम किस पर आया, फुल एम्प्लॉयमेंट पे. बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होगा जो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, सबके पास काम है. तो जितनी मार्केट में डिमांड है उतनी मार्केट में क्या होगी, सप्लाई होगी. ना कंट्री में इन्फ्लेशन होगी, ना कंट्री में डिफ्लेशन, क्योंकि कंट्री के अंदर कोई भी एक तरीके से रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का भागीदार नहीं बना. हमारे लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बेटा अंडर और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. तो इस वीडियो के अंदर हम यही दोनों कंसेप्ट्स कवर करेंगे. मैं आपको डायग्रामेटिकली और एक्सप्लेनेशन वाइज समझा देता हूँ कि इनका क्या मतलब है. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग विद एक्सेस डिमांड. सेकेंडली प्लीज इसको हमेशा डिमांड के पर्सपेक्टिव में लिखा जाता है, सप्लाई के पर्सपेक्टिव में मैंने कभी नहीं देखा कि बुक्स के अंदर मेंशन हो. वन थियरी फॉर द सेम कैन बी कि हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं. शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई को ज्यादातर इनइलास्टिक माना जाता है क्योंकि सप्लाई शॉर्ट रन में इतने कम टाइम पीरियड के अंदर बदली नहीं जा सकती. तो वहां पे सारा डिसीजन कौन लेती है, डिमांड लेती है. हेंस हम डिमांड के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि एक्सेस हो गया, डेफिशिएंट है. अब ये ऑपरेट कैसे करते हैं, तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं बेटा. दिस इज y axis, origin, x axis, income, output and employment, all three are employed here, and then we have AD over here. ये हमारा 45 डिग्री लाइन का AS या इनकम कर्व बनता है जो यहाँ पे एंगल बनाएगा 45 डिग्री का
इससे ओरिजिनली आपका एडी कर्व था ये। अब एडी कर्व बनाते हैं बेटा सी प्लस आई था। सपोजिटली किसी भी रीजन की वजह से एडी ऊपर मूव कर जाता है, एडी डैश बनाते हैं, ये आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था ई, और ये आपका नया इक्विलिब्रियम बनता है ई वन। बट मैं एक वन ऑफ द केस मान लेता हूँ कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से एडी मूव कर गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन, नॉट द ओनली रीजन, वन ऑफ द रीजन। अब इस पार्ट को मैंने अज्यूम किया अभी के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट था। क्या था बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का लेवल है जो हमने अभी तक समझा है। अगर इस पार्ट पर भी एएस इतना है बट आपकी डिमांड यहाँ तक आ गई, तो से ये वाला जो गैप बना इसको एफ मान लेते हैं वर्टिकली। तो ये जो गैप बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड बोलते हैं। तो पेपर में लिखोगे कैसे डिफाइन समझो, व्हेन एडी इज मोर देन एएस corresponding to full employment equilibrium। समझे? अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हो कि अगर एडी एएस से ज्यादा तो एक्सेस डिमांड है, नहीं ये गलत है। ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है। एडी मोर देन एएस, याद करो हमने क्या किया था, अगर एडी एएस से ज्यादा होगा तो इकोनॉमी अपने आप मूव करके इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, है ना। अगर आप उसके पीछे ये नहीं लिख रहे हो तो ये सेकंड चैप्टर में कंसीडर हो जाएगा, बी केयरफुल। तो जब एडी एएस से ज्यादा हो, कौन सी एएस से? उस एएस से जितनी हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे, उससे भी ज्यादा आपका एडी पड़ रहा है, तो ये जो एक्सेस हुआ ये क्या बनता है? एक्सेस डिमांड। और इस गैप को हम क्या बोल देते हैं बेटा? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होगा कि कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ गई, मांगने वाले ज्यादा है बट खरीदने वाले उनके साथ साथ बढ़ गए, बट बेचने वाले नहीं है। अगर बेचने वाले नहीं होंगे तो सप्लाई नहीं है बट डिमांड है मार्केट में। जब मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है पर सप्लाई ना बढ़े तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या था? वाई लेवल था इक्विलिब्रियम इनकम का। अब यहाँ से हम तीन पैरामीटर्स करेंगे दोनों टॉपिक्स में, समझना ध्यान से। पहला कोसेस, ये क्यों हुआ, एक्सेस डिमांड हो क्यों रहा है। सेकेंड, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, एंड थर्ड, इसकी रेमेडीज क्या क्या बनती है। सेम उधर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए समझिए बेटा, कोसेस हमने बात की है एडी की, जिसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, सी, आई, जी और नेट एक्सपोर्ट्स। अब इस बात को समझो, मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन ये करना है बेटा कि एडी क्यों बढ़ रहा है। एएस को छोड़ दो क्योंकि एएस हमारे कंट्रोल में वैसे भी नहीं है। एडी क्यों बढ़ रहा है उसके पांच सिंपल तरीके से पॉइंट्स देखते जाना बेटा। एडी बढ़ रहा है तो ये सब क्या कर रहे होंगे? इंक्रीज, एक एक करके पिक करेंगे। सबसे पहले कंजम्पशन बढ़ती है, कब बढ़ती है? दो रीजन से, या तो बी मतलब एमपीसी लोगों का बढ़ रहा कि बढ़ी हुई इनकम का ज्यादा पोर्शन को किस पे खर्च करने को तैयार है? कंजम्पशन। तो एमपीसी बढ़ने की वजह से या वाईडी बढ़ने की वजह से। अब वाईडी क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कब बढ़ती है? जब टैक्सेस कम होते हैं। तो आप इसके साइड में ये भी लिख सकते हो कि हो सकता है टैक्सेस कम हो रहे हैं जिसके कारण लोग इनकम ज्यादा कमा रहे हैं तो खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं। पहले के दो पॉइंट्स बन गए। दूसरा, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन होता है बेटा इंटरेस्ट रेट से। ये हमने किया हुआ इससे पहले वाले चैप्टर में, है ना। तो अगर आरओआई कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होगा। थर्ड, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट लोगों पे ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर एक्सपेंडिचर बढ़ाने में लगी हुई है। फोर्थ, नेट एक्सपोर्ट्स के दो पार्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हो सकता है एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हो और इंपोर्ट्स क्या हो रहे हो? कम हो रहे हो। तो ये 6 पॉइंट्स बने। कैसे 6 बने बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 आपके क्या बनते हैं? कॉजेस बनते हैं। पढ़े। अब इम्पैक्ट पे आते हैं। तो इम्पैक्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, इन तीनों के ऊपर ही कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसका रीजन है हमारे पास। क्या रीजन है? सी ई वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब कंट्री में जो काम कर सकता है, जो काम कर रहा है, उन सबके पास काम है। इट सिंपली इम्प्लाइज कि अगर मुझे इसके ज्यादा आउटपुट बढ़ाना है तो मैं रिसोर्स कहाँ से लूंगा? रिसोर्स ही नहीं होगा तो क्या मैं एम्प्लॉयमेंट हायर करूंगा? नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं होगी तो आउटपुट बढ़ेगा नहीं। आउटपुट नहीं बढ़ा तो क्या लोगों की इनकम बढ़ेगी नहीं। विच मीन्स तीनों के तीनों पैरामीटर्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। यहाँ से देखिए एक पॉइंट आता है कि आपकी कंट्री का जनरल प्राइस लेवल क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है, लीडिंग टू इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ कि लोगों की इनकम तो बढ़ नहीं रही है
इनकम नहीं बढ़ रही है। ये तो कॉजेज में, कॉजेज का मतलब क्या है, ये स्टार्टिंग में हो चुका, अभी रुक गई, तो अब उससे क्या फर्क पड़ा, तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, रियल इनकम इज स्टैग्नेटेड देयर, बल्कि वो इन्फ्लेशन के साथ धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन पे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाएगा। दीज वर कॉजेज एंड इम्पैक्ट। अब रेमेडी का क्या मतलब है, तो रेमेडी ये कहती है कि अगर हमें ये कंट्रोल करना है तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। तो यहाँ से हम दो पार्ट्स समझेंगे, एक करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम तीन टॉपिक्स करते हैं। वन इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब सरकारी खर्चा। अब देखो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब ऑलरेडी मार्केट में मनी है, तो क्या हमें और पैसा देने की जरूरत है? नहीं। तो सरकार अपने खर्चे को क्या करती है, कम करती है। और यू कैन स्टडी इट लाइक दिस, अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है कॉस्ट पे, तो उसको रेवेन्यू में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सेकंड, अपने टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? अभी टैक्सेस क्या कर रखे थे, कम, बढ़ाएंगे तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। लास्ट, अगर आप डेफिसिट फाइनेंसिंग प्लान कर रहे थे तो यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। Deficit financing is some kind of printing of new currency notes to finance the deficit in government budget. इजी लैंग्वेज में, अगर सरकार अपना खर्चा बढ़ा दे और रेवेन्यू ना आए, तो वो खर्चे का जो एक्सेस हो रहा है वो कहाँ से पूरा किया जाता है, उधार लेकर। किससे उधार लिया जाता है, आरबीआई से। आरबीआई से उधार लेंगे तो आरबीआई कहाँ से लाएगा, वो नए नोट प्रिंट करके दे देते हैं और बदले में क्या करते हैं, उठा के वो सिक्योरिटीज को रख लेते हैं। कौन सी सिक्योरिटीज, जिन्हें आप टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, बेसिकली गिल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या इस टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, वो आरबीआई अपने पास रख लेते हैं, जिसको वो अपने बैकअप में रख देते हैं और नए नोट्स प्रिंट कर देते हैं। ये पूरा का पूरा क्या बनता है, फिस्कल पॉलिसी का रेमेडियल मेजर बनता है, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। व्हाट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी नाउ, तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इंटरवीन करते हैं या सेंट्रल बैंक लिखते हैं यहाँ पर। अब सेंट्रल बैंक दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, एक करते हैं बेटा क्वांटिटेटिव और एक करते हैं क्वालिटेटिव। मैं बहुत ब्रीफ लिखा हूँ ताकि आपकी ये रिपीटिशन ना हो। मनी एंड बैंकिंग में वी विल डू दिस इन वेरी डिटेल, ठीक है। अभी के लिए क्या होता है बेटा, जितनी भी रेट्स हैं, कौन कौन सी रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एलआरआर, एसएलआर, एसएलआर की तरह ही सीआरआर है, देन मार्जिन रिक्वायरमेंट, सब कुछ क्या कर दी जाती है, इंक्रीज। और अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन है तो आरबीआई सेल कर देता है सिक्योरिटीज को। इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको भी बताया ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग पे आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लेकर बदले में पैसा प्रिंट करके दे देता है। तो आरबीआई उन्हीं सिक्योरिटीज को इस टाइम पे मार्केट में बेच देता है। बेचेगा तो कौन खरीदेगा, हम लोग या कमर्शियल बैंक, दोनों में से किसी ने भी खरीद लिया तो बदले में पेमेंट कर देगा। तो हमारी पॉकेट में जो पैसा वो कहाँ चला गया, आरबीआई, लीडिंग टू कैश क्रंच विद मी। तो मेरी पॉकेट का पैसा खत्म हो गया तो मेरी लिक्विडिटी खत्म हो गई। जिस दिन मेरी लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी उसी दिन मैं अपनी डिमांड वगैरह क्या करने लगूंगा, कम, हेंस कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक, मार्जिन रिक्वायरमेंट के कंसेप्ट मैंने इसमें बोला, बट मार्जिन रिक्वायरमेंट एक्चुअली किसमें आता है, क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, मार्जिन का मतलब समझा रहा हूँ। इसमें बेटा आपके सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है और भी दो पैरामीटर्स होते हैं, मॉडल सिमुलेशन आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है। आई एम नॉट टेकिंग इट वेरी डीपली, सिर्फ इतना सा आता है कि यहाँ पे उनको क्लियर गाइडलाइन दी जाती है कि लोन कम से कम करो ताकि लोगों के पास मनी इनकम कम आए, बस। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस डिमांड। इसी का एग्जैक्ट रेप्लिका क्या बनता है, डेफिशिएंट डिमांड, जस्ट विद अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, फटाफट से करते हैं ये भी। दिस विल आल्सो लुक लाइक y axis, origin x axis, this is AS or income curve making angle value 45 degree. Suppose this was original AD curve C plus I, because of any one of the reasons AD डैश हो गया, तो अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ वन ऑफ द रीजंस की वजह से कि से I कम हो गया, लीडिंग टू शॉर्टफॉल इन न्यू इक्विलिब्रियम। तो आपको ओरिजिनल इक्विलिब्रियम E पर था, नया E डैश पर आया, इसी पार्ट पर आपकी इक्विलिब्रियम इनकम ये थी, नई वाली ये बन गई है। और यहाँ पे आपने एडी को प्लॉट किया है, यहाँ पे आप इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों को प्लॉट करते हैं। और वन मोर थिंग, यहाँ पे आप गैप मार्क करके, ये सेम गैप क्या कहलाएगा, डिफ्लेशनरी गैप, एग्जैक्ट रेप्लिका, कुछ भी अलग नहीं है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, अंडर, उसके नीचे ना, अंडर
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इस पार्ट को क्या कह रहे थे बेटा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे ये तो शो कर दिया कि ओरिजिनल ये था और वो कम होके इधर आया, बट हमने यहाँ पे नहीं किया कि ओरिजिनल ये था और आगे गया। रीजन ये कि प्रोडक्शन तो इसके आगे बढ़ ही नहीं सकती, इसलिए जब आपने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया तो आप आगे ले जाके मार्क नहीं करोगे, याद रखना, ठीक है। सो अब यहाँ से सेम पार्ट्स बनते हैं बेटा, एक बार कंसेप्ट समझते हैं। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब सेम व्हेन AD is less than AS corresponding to full employment equilibrium, ठीक है। और इसके भी तीन पार्ट्स आएंगे, अगेन कॉजेस। आई होप आपको समझ आएंगे वाले कि इसके अंदर मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं है सच, बट मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ। कंजम्पशन के दो पार्ट्स, या तो एमपीसी कम हो रहा हो या फिर आपका डिस्पोजेबल इनकम कम, कब, जब टैक्सेस बढ़ रही हो, गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर रही है, या फिर से इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन के कारण आरओआई क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। हमने आरओआई यहाँ पे डिक्रीज कराया था, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। देन नेट एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स कम बट इंपोर्ट्स बढ़ रहे। इन सब रीजंस की वजह से डेफिशिएंट डिमांड हो सकता है। इसका इम्पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि उसमें हमने क्या देखा था, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, तीनों में कोई इम्पैक्ट नहीं था, बट इन तीनों का स्टैग्नेंट इम्पैक्ट आता है कि तीनों में क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कहाँ से? वाई लेवल से डिक्रीज करके वाई डैश तक आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट जनरल प्राइस लेवल की बात की जाए, जो आपकी कंट्री के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को शो करता है, तो ये भी क्या करेगा, डिक्रीज। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है और केवल सप्लाई है, तो बेचने वाले इतने उत्सुक होते हैं अपना सामान बेचने के लिए कि वो किसी भी प्राइस पर बेचने को तैयार हो जाते हैं, लीडिंग टू फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। लास्ट आता है रेमेडीज। तो रेमेडीज में दो पार्ट्स, वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी में हमने अभी तीन पैरामीटर्स देखे। वन इज पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकारी खर्चा है, गवर्नमेंट शुड रेज दिस एक्सपेंडिचर। सेकेंड आता है आपका टैक्सेस, गवर्नमेंट शुड डिक्रीज ऑल द टैक्सेस। एंड थर्ड इज डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लो, ताकि कंट्री में नया पैसा आए और उससे लोगों की डिमांड बन सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी थी, तो उसी बेसिस पे करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी और कर लेते हैं पहले। ये बेटा आरबीआई करता है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। सारी रेट्स को यहाँ पर कम किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सिक्योरिटी को बाय कर लेता है, पब्लिक से बाय करता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सभी को लिबर्टी दी जाती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोन ग्रांट करो, लिबर्टी टू ग्रांट लोन। बस यही पूरा चैप्टर है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ। 1930s के अराउंड में डिप्रेशन आता है वर्ल्ड वाइड। उससे पहले की इकोनॉमिक्स स्टडी करने वाले वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया। सो 1930s में वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आता है। ये कब की बात है ना? इफ़ यू रिमेंबर, हिटलर के टाइम की बात है कि जब हिटलर जर्मनी के ऊपर रूल कर रहा था, उस टाइम पर आपकी वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आता है 1930s के अंदर। उससे पहले वाले इकोनॉमिक्स को हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसी के बेसिस पे सारे डिसीजन, सारी थियरीज जो भी हम डिराइव करते थे, उन सबको क्लासिकल इकोनॉमिक्स थियरीज बोलते थे। उसके बाद जो आए वो न्यू क्लासिकल में चले गए। तो कीन्स इसी टाइम पे मार्केट में उनकी थियरीज देखने को मिलती है। तो वो पॉइंट क्या था? तो 1930 से पहले ने एक रूल चलता था, सेल्स प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, कि प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट अपनी डिमांड खुद क्रिएट करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने मार्केट में प्रोडक्ट बनाया है तो वो बिक ही जाएगा, उसको बेचने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इकोनॉमी अपने आप ही गोल गोल घूम के सर्वाइव कर जाएगी। ही सेड कि अगर इकोनॉमी इतने स्टीप डिप्रेशन में जा रही है तो उसको वहाँ से निकालने के लिए आप खाली नहीं बैठ सकते। क्यों? इस टाइम पर अगर आप खाली बैठ जाओगे तो इकोनॉमी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। एक पुश चाहिए इसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए। वो पुश हमेशा किसका माना जाता है? गवर्नमेंट का माना जाता है कि इफ़ यू सीरियसली वांट कि आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर निकल के आए तो एक वन टाइम बिग एक्सपेंडिचर इज टू बी डन बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर कर दे या माइनर बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स कर दे तो उससे आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे स्पाइरल की तरफ मूव करते हुए डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी एंड इकोनॉमी विल सर्वाइव। ओके, सो दिस वाज
द रूल जिसके बाद ये सब चीज़ें आई कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट बनता है कंट्री की डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। Got it? So this was all about excess and deficient demand. I hope I have done justice to the whole unit. मेरी तरफ से चैप्टर डन है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको कुछ टाइप के और क्वेश्चंस आ सके, तो आई एम टेकिंग दिस टाइम टू डू 2 to 3 न्यूमेरिकल्स ताकि आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सको। आई एम डूइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस ऑन द बोर्ड। लेट्स सी आपको कितना समझ आता है उससे। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। एज प्रोमिस्ड आई एम यूजिंग दिस टाइम टू डू 2 न्यूमेरिकल्स, बट मैंने इसके अंदर जितना पॉसिबल हो सकता है न्यूमेरिकल पोर्शन वो सब कवर कर दिया है, सो दैट आपको इन्हीं दोनों के अंदर हर तरीके के नुआंसेस समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले दूसरे से करते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएगा। लेट्स सी। आपको गिवन है बेटा सेविंग फंक्शन गिवन है और एक इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है। ठीक है, बी केयरफुल। सबसे पहले ये समझो बेटा सेविंग इक्वेशन जो गिवन होती है वो किस पैटर्न पे होती है? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वन, हमेशा याद रखना। ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन जब गिवन होता है कैसे होता है? सी बार प्लस बी वन। तो दो चीजों का चेंज है। किन दो चीजों का? इफ दिस इज सी बार तो ये माइनस सी बार होगा, हमेशा माइनस होगा उसके साथ, और 1 माइनस बी इधर है तो बी इधर होता है। ठीक है, अब कंपेयर करें अगर हम कोएफिशिएंट्स को, तो सी बार कितना आ गया बेटा यहाँ से 200, और 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी बन रही है 0.25, तो बी कितना हो गया 0.75। कैसे? माइनस बी उधर जाके प्लस बी 0.25, 1 में से माइनस क्या था 0.75, तो हमारे पास एमपीसी की वैल्यू तो आ गई बेटा 0.75 और सी बार हो गया 200। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो उसने आपको सी बार पूछा, ये मेरा हो गया। इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, है ना? अब समझो इस बात को ध्यान से। सी एट इक्विलिब्रियम एस और आई आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। अब इक्विलिब्रियम एस कितना है? तो एस मेरे पास दे रखे बेटा -200 प्लस 0.25y। अगर मुझे इक्विलिब्रियम एस की वैल्यू निकालनी है तो इस y की वैल्यू चाहिए। देखो क्वेश्चन में गिवन है यस, इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है 2000, पुट कर दो -200 प्लस 0.25 इंटू 2000, दिस विल बी -200 प्लस इसका 0.25 करोगे तो कैसे निकलेगा बेटा? डेसिमल हटाया डबल जीरोस, सी काट दिया 25 टू 50 एंड 500, तो कितना है रुपीस 300 करोड़। अब एट इक्विलिब्रियम ऐसा ही अप्रोच के अकॉर्डिंग एस और आई आपस में क्या होते हैं? इक्वल। सो दिस इज 300 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट भी कितनी होगी 300 करोड़ एट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब के निकालते हैं। के का फॉर्मूला होता है बेटा 1/mps, तीन फॉर्मूलाज होते हैं, अब कोई भी यूज करो, कोई बनाई नहीं है। अब 1/mps क्या होता है बेटा? 1 माइनस एमपीसी, दिस इज 0.75, तो ये कितना होगा 0.25। डेसिमल हटाया तो दो जीरोस ऊपर, इससे इसको काटा तो फाइनल आंसर विल बी 4 टाइम्स लिखना है, बी केयरफुल। डन। लेवल ऑफ y वेयर s इज 0। अब हमें इनकम का लेवल बताना है जहाँ पे सेविंग्स 0 होंगी, तो सेविंग्स कितनी है -200 प्लस 0.25y। मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है। अगर सेविंग 0 हो जाए तो इसको 0 कर दो, -200 प्लस 0.25y, इधर -200 है तो इधर जाके क्या होगा +200.25y, y इधर रखा 200 के डिवीजन में 0.25 गया, डेसिमल हटाया तो दो जीरोस, 25 से कितने पे कट गया 4 इंटू 200, दिस विल बी 800 रुपीज या करोड़ इनकम। बेटा ये रुपीज है, समझाया? ये थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया एपीसी और एपीएस जब y 1000 है तो बेटा एपीएस निकालते हैं पहले। एपीएस क्या होता है? s अपॉन y, y तो 1000 है, s कैसे निकालें? तो s के लिए तो आपको रामबाण दे रखा है, पुट करेंगे s इज इक्वल्स टू -200 प्लस 0.25y। अब y कितना था उसने आपको 1000 लेवल पे निकालना है, तो 1000 पे निकाल लेते हैं। -200 प्लस 1000 का 25% कितना होता है 250, तो कितना बचा बेटा सिर्फ 50, तो आई विल से 50 इधर क्या कितना बचेगा ये आपके पास 0.05। फिर एपीएस कितना है तो एपीसी कितना होगा 1 माइनस एपीएस, हेंस कितना होगा बेटा 0.95। मुश्किल है ना? चल जाएगा, इतना भी टफ नहीं है, कोई बात नहीं। अब इस क्वेश्चन पे आएंगे। फिर से देखो दो ही चीजें गिवन है, क्या सी एंड इन्वेस्टमेंट। अब बेटा इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट मानी हमने, है ना, पाई बार कांस्टेंट मानी है,
तो चाहे आपको लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम वाली ही होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले इसको और कंजम्पशन की इक्वेशन को कंपेयर करके सी बार लिख लिया करो, कितना आएगा यहाँ से 100, और बी कितना आएगा यहाँ से 0.75। बाई बी, क्योंकि वो सेविंग का था तो 1 माइनस बी, बट यहाँ पे खाली बी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। है, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, एमपीसी कितना आ गया यहाँ से 0.75। अब स्टार्ट करते हैं एक एक एलिमेंट। सबसे पहले सेविंग फंक्शन पूछ रहा है, तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस सी बार 1 माइनस बी बार, तो एस इज इक्वल्स टू माइनस सी बार वॉज 100, 1 माइनस बी, बी है 0.75, तो 1 में से 0.75 गया, कितना बचा 0.25 बाई। बेटा ये गलती से भी मत सोचना कि हमें y की वैल्यू भी तो पुट करनी है, अगर पुट कर दी तो वैल्यू आएगी, फंक्शन नहीं आएगा। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन या रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो इसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए ना कम से कम, s एंड y। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड निकालते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स निकालनी है ना, एलिमेंट वाइज चलेंगे। देखो सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम s और i तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इक्विलिब्रियम i तो आपको गिवन ही है, कितना गिवन है 1000, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम सेविंग्स भी कितनी हो गई 1000। तो ये तो दो पार्ट्स हो गए। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैं हर आंसर को ब्लॉक में डाल रहा हूँ, ये भी डाला था, ये भी डाला है, ये भी, ये भी, इसको भी डाल देते हैं, मतलब ये थे हमारे फाइनल आंसर्स, तो मैंने उनको हाईलाइट डबल लाइन से कर दिया था। ठीक है, बट आप अपने फाइनल आंसर्स को हमेशा ब्लॉक में डाला करो ताकि वो क्लियरली आइडेंटिफाई करो। सो इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम सेविंग्स तो हो गई, अब इन दोनों की बात रहेगी। तो बेटा C इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको 100 प्लस 0.75 y गिवन है। एट इक्विलिब्रियम एक तो ऐसा ही अप्रोच होती है, उसके अकॉर्डिंग तो वो दोनों निकलेंगे, यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं है ना। बट एट इक्विलिब्रियम एक और होता है, AD और AS भी क्या होते हैं, इक्वल। AD क्या होता है C प्लस I, AS क्या होता है y। तो C कितना है 100 प्लस 0.75 y, और I कितना गिवन है हमें 1000 इक्वल टू y। देखो पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज y, क्लब कर लेते हैं, दिस प्लस दिस किया तो 1100, और ये उधर जाके माइनस किया, y कॉमन लो तो 1 में से 0.75, तो y इंटू 0.25 इक्वल टू 1100, 1100 डिवाइड बाय 0.25, क्योंकि y की मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में जाएगा, डेसिमल हटाया तो इंटू 100, 100 हमेशा 4 पे करता है, तो रुपीज 4400, ये इक्विलिब्रियम इनकम आ गई। अब मुझे इक्विलिब्रियम कंजम्पशन और निकालने, देखो बेटा दो पार्ट्स होते हैं, या तो आप ये लगा लो y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ये तो यूनिवर्सल है, मतलब एट इक्विलिब्रियम की कंपैरिजन नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पे इनकम है 4400, कंजम्पशन निकालनी है, सेविंग इक्विलिब्रियम पे कितनी आई थी 1000, तो यहाँ से मुझे पहले ही मिल जाएगा कि रुपीज 3400 मेरे लिए क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कंजम्पशन बनेगा। आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो इस C के अंदर y की वैल्यू को ये पुट करोगे 4400, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं MPC, MPS हमने ऊपर ही निकाल दिए थे, MPC 0.75 है तो MPS कितना होगा 0.25। डन, उसके अलावा मल्टीप्लायर भी देख लूँगा, K इज इक्वल्स टू 1 बाई MPS होता है, तो 1 बाई 0.25, डेसिमल हटाया तो 100 से ये कट गया 4, तो आई विल राइट डाउन 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब ये करते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, तो ब्रेक इवन के ऊपर या तो y c के इक्वल होते हैं या s 0 होते हैं, आपको जो लगाना है वो लगाना। हम y इक्वल टू c करेंगे, आपको c गिवन है 100 प्लस 0.75 y, क्योंकि ब्रेक इवन पे दोनों इक्वल होते हैं तो मैंने c की जगह पे क्या पुट कर दिया y को, बस पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, कॉमन ले लो, equal to 100, you will get y into 0.25 equal to 100, y is equals to 100 by 0.25, डेसिमल हटा के दो जीरो, इसे कट गया 400 पे, तो फाइनल आंसर विल बी 400 रुपीज। सो आपका ब्रेक इवन लेवल भी हो गया। अब क्या बचा, सी एस एंड ए डी जब y 1000 होगा, तो बेटा ये समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब उसने आपको कहा y की वैल्यू 1000 गिवन है, इस लेवल पे c बताओ, तो c का फंक्शन क्या था 100 प्लस 0.75 है। अगर मैं इसके अंदर y की जो भी वैल्यू पुट करूंगा
उस पर्टिकुलर लेवल पे जो भी आपका सी होगा वो आपके सामने आएगा। तो 100 प्लस 750 विल गिव यू ₹850। अब देखो y के दो पार्ट्स c प्लस s, y कितना है गिवन 1000, c आपने 850 निकाला तो s कितना आया 150, तो हम कहेंगे सेविंग्स आ गई 150। ये मत सोचना कि s तो हमेशा i के इक्वल होता है, नो, इट इज ओनली इक्वल टू इन्वेस्टमेंट व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम तो ऊपर नीचे चलेगा। सो ये आपका ये आ गया सेविंग, ये आपका कंजम्पशन आ जाता है, और वो एडी भी पूछ रहे हैं, तो एडी के दो पार्ट c प्लस i, c कितना है इस पे 850, और i तो कांस्टेंट हमने माने ही हुआ है, क्वेश्चन में कितना गिवन है 1000, तो हम कहेंगे 1850 विल बी योर एडी एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं लास्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये समझो ध्यान से। अगर इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से बढ़ जाए, मतलब चेंज इन आई आपको 500 करोड़ गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनकम में कितना चेंज आएगा। सिंपल, दोनों का रिलेशन कौन बताता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना आया था हमारे पास 4 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, जो इसका रूट फॉर्मूला है, ये 4 है। चेंज इन आई कितना है आपके पास 500, तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि इनकम में चेंज विल बी ₹2000 करोड़। सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स जो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको समझ आने चाहिए। दीज आर द क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है, इफ यू वांट मी टू डू इट ऑन द बोर्ड, आपको डिटेल में करा दूँ, तो यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट्स। टिल देन टेक केयर। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट बजट करेंगे, उसके बाद मनी इन बैंकिंग या BOP-FR जैसे भी सीन बनेगा वैसे देखते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।